नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। और मैं हूं आपके साथ सुनील। कैसे हो? सब बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी को बिल्कुल बढ़िया से कर रहे होंगे। और आने वाले जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर्स। और जो करंट अफेयर्स है हमने यहाँ पे शुरू कर रखा है, बिल्कुल बढ़िया से वो करवाया जा रहा है। किसी प्रकार की कोई डाउट लगे तो कमेंट में बता दिया करो, ताकि उस कमेंट का रिप्लाई आपको मिले, ठीक है। और ऐसी बात नहीं है कि हम जल्दबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया से क्वेश्चन करवा करके आगे बढ़ रहा हूँ। करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी है, चाहे आप एसएससी लेवल का कोई भी एग्ज़ाम दो, सेंटर का कोई भी एग्ज़ाम दो, करंट अफेयर्स आती है, ठीक है। आइए फिर आज की क्लास का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आप शुरू कर लेते हैं। और पीछे जो क्लासें करंट की हुई है वो कैसी लगी होगी? बिल्कुल बढ़िया लगी होगी, और अच्छे से आप लोग कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर रहे होंगे, ठीक है। आइए, आज का जो है 4 से 5 जनवरी की 2025 की जो करंट अफेयर है, कम से कम 2 दिन की, वो पढ़ने वाले हैं। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। इसने पूछा है कि ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का प्राथमिक फोकस क्या है। ये बात पूछी गई है, यानी व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ ग्रामीण भारत महोत्सव 2025। यानी 2025 चल रहा है अभी, और 2025 के अंदर जो ग्रामीण का इसने पूछ लिया ना कि ग्रामीण भारत का, देखो नाम से स्पष्ट है। अगर ये नाम यहाँ पे क्या दे रहा है? ग्रामीण दे रहा है, ठीक है ना। तो भारत महोत्सव 2025 की बात हो रही है, तो इसने पूछा, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है ना, ये इसमें करेक्ट रहने वाला है। कौन सा ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। रूरल एम्पावरमेंट जो है ये इसका आंसर है, बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का जो प्राथमिक फोकस क्या है, ये आपसे पूछे ना कि रूरल एम्पावरमेंट, यानी जो ग्रामीण के अंदर, अगर मैं कहूँ कि जो क्षेत्र है, ग्रामीण सशक्ति केंद्र बोलते हैं इसको ना, ग्रामीण सशक्ति केंद्र इसको कहा जाएगा। तो ऑप्शन के अंदर याद रखना कि कौन सा ऑप्शन रहेगा? रूरल एम्पावरमेंट जो है ये इसका ऑप्शन बिल्कुल बढ़िया से रहने वाला है। तो आइए फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आप देख लेते हैं। पश्चिमी वायु कमान में प्रशासन के जो वरिष्ठ अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ना। ये किसकी बात कर रहा है? ऑफिसर इन चार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एट वेस्टर्न एयर कमांड। कहने का मतलब था कि जो पश्चिमी वायु कमान है उसमें प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी के रूप में किस व्यक्ति की नियुक्ति की गई है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है एयर वाइस मार्शल मनजीत सिंह। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी कौन सा है? ऑप्शन बी आपका फर्स्ट रहने वाला है, एयर वाइस मार्शल मनजीत सिंह को किया गया है। और मैंने कल आपको एक बातें बताई थी, कल वाले क्लास के अंदर मैंने आपको कहा था कि जो हमारी भारतीय सेना है, जो इंडियन आर्मी है, आपको पता है कि भारतीय सेना जो है ना, इसके टोटल कितने टाइप है? तो 3 टाइप है इसके टोटल। और तीनों टाइप के बारे में अच्छे प्रकार से कर लेना। एक तो हमारी है थल सेना, यानी आर्मी की बात हो जाती है। एक हमारी कौन सी है? वायु सेना है। तो वायु सेना का चीफ कौन है? कल आपसे मैंने पूछा था। और वो एक कंपनी कौन सी है? तो एक हमारी जल सेना है, यानी नौ सेना भी है। तो याद रखना अच्छी प्रकार से, इन तीनों सेनाओं से क्वेश्चन बनता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर पूछ लेता है। तीनों सेनाओं के जो चीफ है ना, इनके नाम के आगे क्या लगता है, ये बात भी पूछता है। तो आपने याद कर लेना है, एयर वाइस मार्शल कौन रहेंगे? मनजीत सिंह को जो है ना, ये वरिष्ठ अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। किसके? पश्चिमी वायु कमान के, जब भी क्वेश्चन आ जाए, है ना। किसको किया गया है? मनजीत सिंह को यहाँ पर क्या बना दिया गया? एक अधिकारी के रूप में इनको नियुक्ति यहाँ पर इनकी दी गई है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। किस संस्था ने मृदा प्रदूषण से निपटने के में सक्षम बैक्टीरिया विकसित किया है? देखो, यानी विच इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड बैक्टीरिया कैपेबल। देखो, जो बैक्टीरिया है, जो जीवाणु है ना, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। और ये क्या काम करेगा? सोयल जो पोल्यूशन है, और सोयल पोल्यूशन का मतलब जो हमारी मिट्टी है, मिट्टी के अंदर जो प्रदूषित हो रखी है, मिट्टी के अंदर जो प्रदूषण फैल रखा है ना, उसको ख़त्म करने की बात यहाँ पर कर रहा है। तो ये जो किया गया है, ये IIT बॉम्बे के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? IIT बॉम्बे के द्वारा जो है ना, इसकी शुरुआत की गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मृदा में प्रदूषण फैल रखा है, ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया है, ये क्या काम करेंगे? मृदा में क्या काम करने वाले हैं?
जो लाभदायक पोषक तत्व है, मृदा में जो लाभदायक पोषक तत्व है ना, लाभदायक पोषक तत्व उनको बढ़ाने का काम करेंगे। ये क्या करेंगे? उनको इंक्रीज करेंगे, उनको बढ़ाने का कार्य करेंगे ये। और मृदा के अंदर जो प्रदूषण फैल रखा है या जो मृदा प्रदूषित हो रखी है ना, इस प्रदूषित मृदा को सही करने का काम करेंगे। ये कौन से वाले बैक्टीरिया है? तो ये बैक्टीरिया करने वाले हैं। ठीक है, तो पूछा किस संस्था ने, यानी कौन सी ऐसी संस्था है या कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित करने की? तो IIT बॉम्बे जो है ना, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। IIT बॉम्बे जो है ये आपने अच्छी प्रकार से नोट कर लेना है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। भारतीय खाद्य निगम FCI, फूड कॉरपोरेशन इंस्टीट्यूट है ना, के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अब देखो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे और ये करंट के क्वेश्चन तो है ही है, साथ में अगर मैं कहूँ कि जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो वहाँ पर ये आपकी हेल्प भी देने वाले हैं। आपने ऐसे क्वेश्चन सारे पढ़ लेने हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर जो है ना वो सी हमारा करेक्ट है। आशुतोष अग्निहोत्री जो है ना, इस व्यक्ति की नियुक्ति यहाँ पर की गई है। किस रूप में? भारतीय खाद्य निगम FCI की जब बात आती है ना, तो FCI के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो आशुतोष अग्निहोत्री की क्या की गई है? नियुक्ति यहाँ पर की गई है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बन जाएंगे। और FCI जो है ना, इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछ ले कि बताइए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर आपने बता देना है नई दिल्ली में। क्या है इसका हेडक्वार्टर रहता है? नई दिल्ली के अंदर क्या बना हुआ है? हेडक्वार्टर बना हुआ है। तो भारतीय खाद्य निगम FCI के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? आशुतोष अग्निहोत्री की नियुक्ति की गई है। कौन रहेंगे? आशुतोष अग्निहोत्री जो है इसका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं, आगे क्या कहता है। नागरिक विमानन महानिदेशालय DGCA के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अब देखो DGCA यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ द डायरेक्टरेट जनरल, यानी यहाँ पर बात हो रही है सिविल एविएशन की। DGCA की बात हो रही है और DGCA के बारे में याद रखना, विक्रम देव दत्त है, आकाश त्रिपाठी है, राजेश कुमार है, फैज अहमद किदवई है। यानी इसका जो ऑप्शन रहेगा ना वो ऑप्शन नंबर कौन सा बिल्कुल करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट रहेगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फैज अहमद किदवई को बनाया गया है। तो नागरिक विमानन महानिदेशालय जो है इसका महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपने सारे क्वेश्चन ऐसे कर लेने हैं। और महानिदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? फैज अहमद किदवई की नियुक्ति यहाँ पर की गई है। किसकी नियुक्ति हुई है? फैज अहमद किदवई की नियुक्ति हुई है। और ये MP कैडर के क्या है? एक IAS अधिकारी है। ठीक है ना, MP कैडर के क्या है? IAS अधिकारी है, ये IAS है। तो MP कैडर के IAS है, याद रखना। फैज अहमद किदवई। अगला क्वेश्चन देखें, आगे इसने पूछा है विश्व ब्रेल दिवस जो है ना, ये प्रति वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस जो है ये प्रति वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? देखो मैंने कल आपको बताया था कि जितने भी इम्पोर्टेंट डे हैं इन पूरे 12 महीनों के अंदर, तो आपने चाहे जनवरी के हो, फरवरी के हो, मार्च के हो, सभी महीनों के अंदर जो इम्पोर्टेंट्स डे आते हैं वो सारे याद कर लेने हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम के अंदर बन सकता है, कोई भी इम्पोर्टेंट डे आपसे पूछ लेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? अब दिसंबर 3 नहीं है, 15 फरवरी नहीं है, 4 जनवरी। कौन सा ऑप्शन रहेगा? 4 जनवरी जो है ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो विश्व ब्रेल दिवस जो है ये प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि 12 जनवरी को हम किस रूप में मनाते हैं? 12 जनवरी को तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं ना। 12 जनवरी को किस रूप में मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है, ये भी याद रखना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। ऐसे ही
जो 15 जनवरी है ना, इसे आप किस रूप में मनाते हैं? तो 15 जनवरी को आप मनाते हैं जो हमारी आर्मी है, ठीक है, आर्मी डे के रूप में। जो हमारी थल सेना है, ठीक है, थल सेना दिवस जो है ना, ये कब मनाया जाता है? ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। एक आपने याद रखना है 9 जनवरी को, और 9 जनवरी को याद क्यों रखना है? क्योंकि आप इस दिन प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखना। इसके अलावा क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बन जाए कौन सा? यहाँ पर बनेगा 25 जनवरी को लेकर के। और 25 जनवरी क्या है? इसको अपन मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना, मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं, मतदाता दिवस के रूप में। इसके अलावा अगर क्वेश्चन आ जाए 26 जनवरी, तो 26 जनवरी को अपन क्या बनाते हैं? 26 जनवरी को अपन लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? ये 26 जनवरी को मनाया जाता है। 23 जनवरी को भी आपको याद रखना पड़ेगा। 23 जनवरी क्यों याद करनी है? अपन इसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं ना, पराक्रम दिवस। और पराक्रम दिवस जो है ये किसकी याद के अंदर मनाया जाता है? तो जो हमारे एससी बोस थे, सुभाष चंद्र बोस, उनका जन्म डेट कौन सी है? वो 23 जनवरी की है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने अच्छे से नोट कर लेने हैं। इसके अलावा जो हमारा जो 28 जनवरी है, 28 जनवरी को क्या होता है? तो 28 जनवरी के दिन जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जो गठन है ये कब हुआ था? 28 जनवरी को हुआ था, याद रखना। और 30 जनवरी जो है ये महात्मा गांधी की क्या हुई थी? हत्या होती है। तो 30 जनवरी को जो गांधी जी की है हत्या होती है, गांधी हत्या कब होती है? 30 जनवरी को होती है, याद रखना। तो मैंने क्या बताया आपको स्टूडेंट से, जितने भी इंपॉर्टेंट डे है, जैसे आप जनवरी करंट पढ़ रहे हो तो जनवरी के जो इंपॉर्टेंट डे है, फरवरी पढ़ रहे हो फरवरी के जो इंपॉर्टेंट डे है ये आपने अच्छे से नोट कर लेने हैं। कोई भी क्वेश्चन इन इंपॉर्टेंट डे से बन जाएगा। तो 12 जनवरी को याद रखना विवेकानंद दिवस है, 15 जनवरी याद रखना, 9 जनवरी है, 25 जनवरी है, 26 जनवरी है, 23 जनवरी है, 28 जनवरी है और 30 जनवरी है। और 4 जनवरी क्या है? ये विश्व ब्रेल दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। हो जाएगा यहाँ तक, है ना। अगर क्लास बिल्कुल बढ़िया समझ में आ रही है तो लाइक और शेयर भी कर दिया करो, और जितने भी साथी चैनल के ऊपर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। भारत की पहली महिला शिक्षिका और भारत के नारीवादी आंदोलन की अग्रणी कौन है? ये कितना अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। आइए आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में लेकर के जाएंगे। सावित्रीबाई फुले, आप सभी को पता ही है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट रहेगा ए, सावित्रीबाई फुले जो है ना वो इसका ऑप्शन रहेगा। ये अपने आप में क्या थी? एक समाज सेविका भी थी। ये क्या थी? ये एक समाज सेविका भी अच्छी थी, और समाज सेविका के साथ में एक कवयित्री भी थी, है ना, एक कवयित्री भी थी। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं भी लिखी है, ठीक है। सावित्रीबाई फुले का जब नाम आता है तो ज्योतिबा फुले का नाम भी आता है। ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले कौन थे? तो ज्योतिबा फुले इनके पिता थे। कौन थे ये? ज्योतिबा फुले जो है ना ये इनके पिता थे। और ज्योतिबा फुले ने क्या काम किया था? सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह भी आता है, एक रचना थी इनकी कौन सी? गुलामगिरी। गुलामगिरी, ये जो रचना है ना ये इनकी थी। ये भी एग्जाम के अंदर आपसे पूछ सकता है, याद रखना। एक ऑप्शन दे रखा है रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई जो है ना इनका संबंध कहाँ से था? इनका संबंध था झांसी से। और जब 1857 की क्रांति होती है, 1857 की जब क्रांति होती है तो इस क्रांति से क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम के अंदर कि 1857 की क्रांति में झांसी से नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, याद रखना यहाँ पर। उसके बाद में है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो है ना एक तो इन्होंने कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता की थी, ठीक है। कांग्रेस पार्टी की जो अध्यक्षता की है, जब कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन होते हैं ना तो वो कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1925 के अंदर की थी। 1925 में अधिवेशन कहाँ पर होता है? कानपुर के अंदर हुआ था, याद रखना। तो पूछ सकता है कि पहली भारतीय महिला जिन्होंने
कांग्रेस पार्टी की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो पहली भारतीय महिला आप किसको बताओगे? तो पहली भारतीय महिला थी यहाँ पर सरोजनी नायडू, याद रखना। और सरोजनी नायडू ही क्या थी? ये पहली राज्यपाल भी बनी थी, पहली महिला राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल बनने वाली महिला अगर आपसे पूछ लेना तो सरोजनी नायडू रहेगी। कौन से स्टेट की बनी थी? ये यूपी की बनी थी, याद रखना, ठीक है। कस्तूरबा गांधी जो है ना, ये कौन थी? तो ये महात्मा गांधी की पत्नी थी। कस्तूरबा गांधी कौन थी? तो महात्मा गांधी की पत्नी, याद रखना। और इन्हीं के नाम पर क्या खुले हुए हैं? कस्तूरबा गांधी स्कूल जो है ना, ये बहुत सारे खुले हुए हैं, याद रखना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है कि भारत की पहली महिला शिक्षिका अगर आपसे पूछ लेना तो आपने बता देना है उस महिला का नाम क्या रहेगा? सावित्रीबाई फूले नाम रहेगा। और सावित्रीबाई फूले के पिता ज्योतिबा फूले जो है ना, उन्होंने एक तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी और एक गुलामगिरी पुस्तक जो है ना, ये किसकी है? हर बार एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चाहे वो ज्योतिबा फूले के बारे में पूछे या सावित्रीबाई फूले के अंदर बारे में पूछे, तो आपने बिना गलती किए हुए क्वेश्चन को कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़े और क्लास का इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर ए है। आइए अगला क्वेश्चन क्या कहते देख लें। किस बैंक ने हर घर लखपति, हर घर लखपति, देखो भाई क्या बात कर रही है, हर घर लखपति आरडी और संरक्षक एफडी योजनाएं शुरू की है? अब ये ऐसा काम कौन से वाला बैंक कर सकता है? क्या आप बताओगे मेरे को? एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एसबीआई बैंक है या फिर एक्सिस बैंक है? तो ये जो बैंक रहेगा ना, ये बैंक है एसबीआई। कौन सा बैंक रहेगा? एसबीआई रहेगा। एसबीआई बैंक की स्थापना कब होती है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो एसबीआई बैंक की स्थापना होती है 1 जुलाई 1955 को। 1 जुलाई 1955 को क्या होती है? एसबीआई की स्थापना होती है। आपको पता होगा कि एक इंपीरियल बैंक हुआ करता था, इंपीरियल बैंक, ठीक है ना, इंपीरियल बैंक। यही इंपीरियल बैंक जो है ना, ये चेंज किया गया था किसके अंदर? एसबीआई के अंदर, याद रखना। तो 1 जुलाई 1955 को क्या होती है? एसबीआई की स्थापना होती है। अगर पूछ ले कि एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, एसबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपने बता देना है एसबीआई का मुख्यालय है मुंबई के अंदर। और अगर पूछ ले कि एसबीआई के अध्यक्ष कौन है, एसबीआई के अध्यक्ष कौन है, तो दिनेश खारा जो है, नाम सुन रखा होगा आपने, दिनेश खारा, ये वर्तमान में क्या इसके अध्यक्ष है। तो एसबीआई ने क्या काम किया है? किस बैंक ने? नहीं, हर घर में लखपति। अब हर घर लखपति होगा कि नहीं होगा बात की बात है। एक आरडी है और एक संरक्षक में एफडी जो योजनाएं शुरू की है ना, वो ऐसा काम कौन कर सकता है? एसबीआई बैंक ही कर सकता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही कर सकता है ना। कौन सा बैंक कर सकता है ये काम? है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही कर सकता है। याद कर लोगे यहाँ तक? तो एसबीआई की स्थापना आपसे पूछे तो बता देना 1 जुलाई 1955 को होती है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट है। आगे बढ़ जाते हैं। कौन सा राज्य स्टार्टअप एंड स्पेस टेक का घर है, जिसने इसरो के पोइम 4 प्लेटफॉर्म पर यूएचएफ तकनीक का परीक्षण किया है? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना और तमिलनाडु। आपके हिसाब से इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन रहना चाहिए? तो देखिए ऑप्शन नंबर जो है ना, बात किसकी हो रही है? विच स्टेट इज होम द स्टार्टअप एंड स्पेस की बात जब आती है ना, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो हमारा रहेगा वो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। आंध्र प्रदेश के बारे में यहाँ पे याद कर लेना, ठीक है। कर्नाटका जो है, ये कर्नाटका की कैपिटल कौन सी है, ये आप मेरे को कमेंट करके बताओगे, ठीक है। तेलंगाना जो है, तो तेलंगाना की राजधानी कौन सी है? हैदराबाद है। मैं शायद कल वाली क्लास के अंदर करवा चुका हूँ। और तेलंगाना जो है ना, ये भारत का सबसे अंतिम राज्य बना था अब तक का। अगर पूछ ले कि सबसे अंतिम राज्य कौन सा बना था, तो वो तेलंगाना ही बना था। कब बनता है? तो 2 जून के दिन बना था ये। और 2 जून 2014 के बाद भारत के अंदर कोई भी स्टेट और नहीं बना है। तमिलनाडु जो है, ये 1960 के अंदर बना था। तमिलनाडु में कौन सी लैंग्वेज बोलने वाले लोग ज़्यादा है? तो तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। तमिलनाडु की कैपिटल आपसे पूछे तो कौन सी आ जाएगी? चेन्नई आ जाएगी, याद रखना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पर स्टार्टअप एंड स्पेस टेक के घर में ये जो पोइम 4 है, याद रखना, आंध्र प्रदेश इसका आंसर है। आगे बढ़े
अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं देख लेते हैं। किस बीमा कंपनी ने सस्टेनेबल वेल्थ 50 इंडेक्स फंड लॉन्च किया है, यानी कौन सी बीमा कंपनी है जो ये काम कर सकती है? तो आईसीआई ने किया है, एचडीएफसी ने किया है, एसबीआई ने किया है, या फिर एक्सिस मैक्स लाइफ ने किया है? तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन रहेगा ना, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। एक्सिस मैक्स लाइफ ने ये काम किया है। किस बीमा कंपनी ने सस्टेनेबल जो 50 इंडेक्स है ना, इसको लॉन्च किया है? तो वो कौन सा ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्या क्लास बिल्कुल बढ़िया समझ में आ रही है? किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं है। उम्मीद है कि क्लास आपको अच्छी समझ में आ रही होगी और आप नोट डाउन कर रहे होंगे, है ना। बात ये भी है, करंट अफेयर जो है ये बहुत ज़रूरी होती है हर एग्ज़ाम के लिए। आपको पता है, चाहे आप सेंटर का एग्ज़ाम दो या स्टेट का दो, करंट के क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो सेंटर का जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें ये करंट आपके लिए बहुत बढ़िया हेल्प देने वाली है, और स्टेट के अंदर भी पूछ सकता है। हो जाएगा यहाँ तक? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लेते हैं। बताइए, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो आपके हिसाब से बताइए कौन सा ऑप्शन रहने वाला है। यानी इसने पूछा है कि एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत में ग्रामीण की जो गरीबी दर है, ग्रामीण गरीबी दर यानी जो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, रूरल पॉवर्टी रेट, ये वाली बात ये कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है। 4.86% क्या रहती है एसबीआई रिपोर्ट के हिसाब से, जो 2024 में भारत में ग्रामीण गरीबी दर जो रेट है ना, यह कितने परसेंट तक? 4.86% तक रहने वाला है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या है? स्थानीय कैंसर उपचार के लिए उन्नत इंजेक्टेबल हाइड्रोजल विकसित करने के लिए किस संस्थान ने बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता के साथ सहयोग किया है? तो कौन सा कर सकता है? आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा रहेगा? आईआईटी जो गुवाहाटी है ना, इस क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पर रहने वाला है। क्या रहेगा? आईआईटी गुवाहाटी ने स्थानीय कैंसर उपचार के लिए उन्नत इंजेक्टेबल जो है हाइड्रोजन विकसित करने के लिए, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी गुवाहाटी जो है ना, इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़े, कौन सा भारतीय राज्य अपने वन पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के आर्थिक मूल्य को वित्तीय नियोजन में एकीकृत करते हुए ग्रीन जीडीपी मॉडल को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? केरला है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, या फिर मध्य प्रदेश है? तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन रहेगा ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। छत्तीसगढ़ आपने यहाँ पे कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, जो केरल स्टेट है, तो केरल के अंदर आपसे पूछेगा कि बताइए केरल की राजधानी कौन सी है? तो केरल की जो राजधानी है ना, वो आपने मेरे को कमेंट करके बतानी है ज़रूर, ठीक है। महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी है? तो मुंबई है, मुंबई रहेगी। मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो भोपाल है, याद रखना यहाँ पर कौन सी है? भोपाल रहेगी, ठीक है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? तो वो रायपुर है। ये भी आपने नोट कर लेना है अच्छी प्रकार से, ठीक है। तो कौन सा भारतीय राज्य है? राज्य कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़ जो है ना, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट इसमें रहेगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं देख लेते हैं। वित्त वर्ष 2025 में भारत के लिए नोमूरा संशोधित जीडीपी विकास पूर्वानुमान क्या रहेगा? कौन सा अनुमान यहाँ पर रहने वाला है, ये बात आपसे पूछी गई है। तो ऐसे वाले जो क्वेश्चन है ना, इनको अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चन ही पूछता है। वित्त वर्ष 2025 में भारत के लिए नोमूरा का नाम जब भी आ जाए, संशोधित जीडीपी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा सी, ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी हमारा रहेगा। 6.7% रहने का जो पूर्वानुमान है ना, ये रहेगा 6.7% जो है, ये अनुमान यहाँ पर लगाया गया है, ठीक है ना। किसी प्रकार की कोई डाउट अगर आपको लगे तो आप कमेंट छोड़ देना, रिप्लाई आपको यहाँ पर ज़रूर मिल जाएगा। जिस क्वेश्चन में ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत है, आप वहाँ पर डीप में जाएंगे, वरना हम थोड़ा सा स्पीड से चल रहे हैं, ताकि देखो अगर मान लो मैं थोड़ा डीप में जाऊँगा ना, तो हमारे क्वेश्चन बहुत कम हो पाते हैं। मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन भी हमारे बिल्कुल बढ़िया वाले हो जाए और थोड़े से आपको समझ में भी आ जाए, है ना। ऐसा नहीं है कि स्पीड है हमारी, तो कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन हमारे होने चाहिए, और 15-20 क्वेश्चन होने का मतलब ये है कि आपकी करंट बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी, ठीक है। अपने को करंट के ऊपर ज़्यादा PhD करने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें सिर्फ ये समझना है कि इसका आंसर क्या है बस।
क्योंकि करंट की चीज़ें पढ़ने के लिए टाइम चाहिए होता है और इतना टाइम हमारे पास में नहीं होता। तो मैं कहता हूँ कि करंट थोड़ी स्पीड से पढ़ लीजिए ताकि आपको थोड़ा याद हो जाए, बस बात इतनी है। कौन सा भारतीय राज्य सामाजिक पर्यावरणीय कमजोरियों के कारण विशेष रूप से सुंदरवन क्षेत्र की जब बात आती है, अब देखो नाम ही इसमें दे रखा है सुंदरवन, और सुंदरवन एक डेल्टा है ना। सुंदरवन क्या है? एक डेल्टा है। तो डेल्टा तो कौन सा एरिया पड़ जाएगा? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के अंदर पड़ता है ये। तो मानव तस्करी जो है ना, और मानव तस्करी के अंदर खास करके जो महिलाओं की तस्करी है, खास करके महिलाओं की तस्करी और महिलाओं के साथ में जो बच्चों की तस्करी है। आप ये देखते हैं ना कि बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट आती है कि पूरे भारत के अंदर पिछले 1 वर्ष में इतनी महिलाओं को तस्करी हुई है, इतने बच्चे गायब है, इतने बच्चे गुमशुदा हो गए हैं, इतनी महिलाएं गुमशुदा हो गई है। मतलब जो रिपोर्ट तैयार होती है ना, उसके माध्यम से पता लगता है। तो इस तस्करी को गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है, तो वो कौन सा है? वेस्ट बंगाल रहेगा। और सुंदरवन क्षेत्र का मतलब क्या हो गया? जो सुंदरवन डेल्टा पड़ता है ना वहाँ पर, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़े। चलिए फिर आज की जो क्लास है ये हमारी यहीं तक फिनिश रहेगी। बहुत हमने कोशिश की थी कि बढ़िया वाले क्वेश्चन हम करें, और क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कल थोड़े से हम स्पीड को बढ़ा देंगे और साथ में हम क्वेश्चन को भी बढ़ाएंगे, है ना। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन जो है हमारे कम हो, क्वेश्चन भी हमारे अच्छे हो जाए और बिल्कुल बढ़िया वाले हो जाए। और क्लास को थोड़ी लंबी करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो आज की क्लास जो है छोटी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। 25-26 मिनट क्लास बन चुकी है, इसको बिल्कुल बढ़िया से देखना। कल आप करते हैं थोड़ी सी क्लास को लंबा लेके चलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बाय बाय, टेक केयर।